हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। हम लोगों ने एक वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ा था, तो ध्यान से उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। ऐसे आपके चलते रहेगा, वन शॉट सीरीज ये है। पहले वन शॉट चैप्टर, देन आपके क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर अगला चैप्टर सब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव, फिर उसका अगला चैप्टर। तो ऐसे करके अगर आप डेडिकेशन के साथ 40 या 42 को वीडियोस कर लेते हैं तो आपका पूरा हिस्ट्री का कोर्स खत्म हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट ले पढ़ सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां। हर चीज को अच्छे से बता रखा है। इसमें हम लोग केवल प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके आराम से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, कार्बन 14 एक विधि है, तीर्थर मतलब तिथि को निर्धारित करने वाले एक वैज्ञानिक विधि कह सकते हो है। इसके अनुसार प्रत्येक जीवित वस्तु में कार्बन 12 और 14 पाया जाता है। अगर कोई भी वस्तु जीवित है तो उसमें 12 और 14 दोनों पाया जाता है। अगर किसी वस्तु का क्षय होने लगता है या मान लो उसका विनाश हो जाता है या नाश हो जाता है तो उसमें से ऑटोमेटिक जो 12 है वो तो रहता है, लेकिन कार्बन 14 खत्म होने लगता है। देखो ध्यान से, जीवित अवस्था में इन दोनों का संतुलन बना रहता है, 12-14 दोनों का, जब जीवित वस्तु रहता है। मृत्यु अथवा विनाश के बाद अगर मान लो उस वस्तु खत्म हो जाता है या उसका विनाश हो जाता है तो 12 स्थिर रहता है, मतलब 12 मरने के बाद भी है, खत्म होने के बाद भी है। जबकि जो 14 है वो उसका क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 जितना कम होता है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। तो कोई भी वस्तु में अगर कार्बन जितना कम रहेगा वो वस्तु उतनी पुरानी मानी जाएगी। अगला सवाल देखो, पहला सवाल उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, और आने के चांसेस नहीं है, तो डरना मत। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे। यानी मोहनजोदड़ो एक जगह है, एक नगर है, वहां पर अन्नागार था जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता था। कहोगे ठीक है सर, या तो ये सवाल पूछेगा या विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखे। जो बहुत बड़ा अन्नागार था जहां पर अन्न वगैरह रखे जाते थे, अनाज वगैरह रखे जाते थे स्टोर करके, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ध्यान से आंसर देखिएगा। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनागार मिला था, अनाज रखने वाला घर मिला था। यह अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इस अनागार में दो कतारों में कई कमरे थे, जैसे दो कतारों में एक कतार हो गया, एक कतार हो गया। इधर से भी बहुत सारे कमरे थे, इधर से भी बहुत सारे कमरे यानी कि रूम थे, ठीक है। इसके बाहर चबूतरे थे, अगर देखोगे तो बाहर चबूतरा है जहां पर आदमी लोग बैठते हैं। जहां अनाज सुखाया जाता था, यहाँ किसानों से कर के रूप में अनाज इकट्ठा किया जाता था, मतलब टैक्स के रूप में किसानों ले लिया जाता था अनाज को और यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। फसल खराब होने पर यही अनाज लोगों में बांटा जाता था, ठीक है। तो अगल बगल के जो भी लोग थे उनमें उनका अगर फसल खराब हो जाए तो फिर इसी अनाज को बांटा भी जाता था। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 गो प्रमुख केंद्र के आपको नाम बताना है। तो आइए और देख लेते हैं। सबसे पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। क्या ये आपको चारों याद हैं? क्या ये आपको चारों याद हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। कहोगे हमें याद है सर, ठीक है। धोलावीरा भी लिख सकते हैं, चारों को लिखना था। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताना है दो गो विशेषता। तो हड़प्पा सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं थी, जिसे निम्नलिखित थी वैसे तो, लेकिन दूसरे को लिखना है। तो यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, मतलब पूरे भारत में सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा। सबसे पहला शहर, सबसे पहला नगर कह सकते हो, नगर या शहर एक ही चीज है, ठीक है। तो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है। इसके नगरों की सड़कें पक्की ईंटों से बनी और व्यवस्थित थी। यानी पहले जमाना में पहला नगर भारत का यही था, पहला गांव कह सकते हो, मतलब शहर कह सकते हो, जो कि पक्के ईंटों से बनाया गया था। कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया। 5वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? 5वां प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है, यानी लोथल नामक जगह कहाँ है। इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें पता लगती है। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, मतलब लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक प्रमुख स्थल है, यानी कि जगह है। इतिहास के अध्ययन में, यानी कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो लोथल का विशेष महत्व हमें मिलता है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो विदेशों में व्यापार करते थे, यानी भारत से दूसरे देश में। लोथल से बेलनाकार मुहरें भी प्राप्त हुई थी।
यहाँ युगल सावधान की प्रथा के प्रमाण भी मिले थे। और सबसे महत्वपूर्ण खोज यहाँ के गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह है, जो समुद्री व्यापार को दर्शाता है। यानी कि सबसे जो प्रमुख या महत्वपूर्ण खोज कह सकते हो वो बंदरगाह था, यानी कि गोदीवाड़ा, जो समुद्री व्यापार को दर्शाता था। मतलब जो भी समुद्र के रास्ते से लोग व्यापार करते थे वो यहाँ पर जाके विश्राम करते थे, ठीक है, आराम करते थे, है ना, गोदीवाड़ा में। तो कहोगे ठीक है, तो आपको लोथल के बारे में पता चल गया कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, और यहाँ के लोग विदेशों में व्यापार करते थे। कहोगे ठीक है सर। तो बस छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? यानी इतिहास लेखन मतलब इतिहास को जब आप लिखोगे, ठीक है, जिसे इतिहास कोई लिखा होगा तो उसमें अभिलेखों के बारे में क्या बताया है, सवाल ये है बेसिकली। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत अधिक महत्व है। अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थर या धातु या मिट्टी पर खोद के लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी मान लो लोहा हो गया या पत्थर हो गया, कोई और धातु, सोना चांदी, कोई भी धातु हो गया, उस पे ना छेनी हथौड़ी ले खोद के पहले लिखवाया जाता था। इसी को अभिलेख कहा गया है। कहीं कहीं पत्थर पे देखोगे लिखा रहता है, कहीं लोहे पर लिखा रहता है, तो वो अभिलेख कहलाता है। इनमें शासक अपनी उपलब्धियां, यानी कि जो शासक यानी जो पहले राजा हुआ करता था, उसने क्या क्या जीता है, क्या क्या हासिल करा है, वो लिखवाता था। अपने काम को लिखवाता था। राज धर्म लिखवा देता था कि हमारे राज्य में क्या क्या धर्म है, कैसे राज्य चलाया जा रहा है। मौर्य शासक के अशोक ने भारत के अनेक भागों में शिला और स्तंभ अभिलेख खुदवाए थे। मतलब जो अशोक नामक राजा था मौर्य वंश का, ठीक है, उसने अभिलेख बहुत सारे लिखवाए थे अलग अलग जगहों पे, और बहुत अपना प्रचार करवाया था, ठीक है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के धर्म, मानवता और नीति की जानकारी मिलती है। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने मौर्य काल का इतिहास लिखा था। मतलब मौर्य काल के बारे में बताया था अभिलेखों की मदद से। जो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, है ना, पत्थलों पे, लोहों पे, तो उन सब के बारे में पढ़ पढ़ के उन सब के बारे में इन्होंने, किसने, डी.आर. भंडारकर ने बताया था उस समय के बारे में। कहोगे ठीक है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता शहर हो गया, वहां के जो जल थे वो कैसे निकलते थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल विकास प्रणाली अत्यंत विकसित और योजनाबद्ध थी। 2 नंबर में पूछता है तो इतना आंसर काफी है। 8 नंबर का सवाल देखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक। अच्छे तरीके से हम लोगों ने 7-8 मिनट में 7-8 क्वेश्चंस कर डाले। तो अच्छे तरीके से मैं आप सभी को सारी चीजें बताता हूँ बेहतर तरीके से, और हम लोग 100% जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो सब चीजें देते हैं। तो 1 मिनट मेरे को समय दीजिए, मैं आपके लिए कुछ चीज लेकर आया हूँ। जैसे आप 299 रुपया में हम लोगों से VVI क्वेश्चन का PDF ले सकते हो। VVI क्वेश्चन का PDF लोगे जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज याद रखना। आपको एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 100% लड़ जाएंगे, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, एक विकल्प में मिल जाएगा, खुद से पैसे कटवा के आप ले सकते हो। मतलब पे करके आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेस आपके एग्जाम तक, अच्छे तरीके से मचा सकते हो। हमारा बैच चलता है जहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से शिद्दत से पढ़ाते हैं। 100 बैच जो कि 699 रुपये में अभी चल रहा है, अच्छे तरीके से आप मचा सकते हो। इसमें सब कुछ फ्री मिल जाता है, टेस्ट, मॉक, स्टिकी नोट्स, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल जाता है 100% लड़ने वाला। तो सब चीज़, किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो इतना में आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी, अच्छे तरीके से मचा सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, जरूर अच्छे तरीके से जाओ, ऐप को चेकआउट करो और मस्ती से पढ़ो। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मर जाता था तो उसका दाह संस्कार किया जाता था। कहोगे हाँ जी सर, तो कितने नियम थे? देखो ध्यान से देखना। वैसे तो 4 गो नियम थे उस समय। पहला, पूर्ण दफन प्रथा। हड़प्पा सभ्यता में शवों को पूरी तरह जमीन में दफनाया जाता था, तो इसको बोला जाता है पूर्ण दफन प्रथा। मतलब पूरे तरीके से व्यक्ति को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, मतलब तोप दिया जाता था उसको, शव को मतलब दफना दिया जाता था। दूसरा है आंशिक दफन प्रथा। ये क्या है? बहावलपुर क्षेत्र में पहले शव खुले में रखा जाता था, बाद में अस्थियां चुनकर दफनाई जाती थी। मतलब बहावलपुर क्षेत्र एक था पहले हड़प्पा सभ्यता में, शव को खुले में रख दिया जाता था, मतलब ऐसे ही फील्ड में, मैदान में रख दिया जाता था। फिर बाद में
उसके अस्थि, जैसे उसके सारे मांस उसको चील उल खा गए, उड़ा गए, है ना, बाद में अस्थि या हड्डी मतलब बचा, तो उसको चुनकर फिर केवल हड्डी को दफनाया जाता था। समझो, बॉडी को मरने के बाद ऐसे ही रख दिया जाता था कुछ दिन महीनों तक, सारे मांस गल गए या चील कौवे खा गए, मतलब जो भी आप कह सकते हो, हड्डी जो बचा वो आंशिक दफन प्रथा में आता था, उसको दफनाया जाता था केवल हड्डी को। और अगला है दाह संस्कार प्रथा। ये क्या है? कुछ स्थानों पर शव जलाकर उसकी राख को घड़े में रखकर दफनाया जाता था। तो शव को जलाकर, इसको दाह संस्कार प्रथा, जैसे हिंदू में है ये कि शव को जलाया जाता अच्छे तरीके से, सोन नदी के घाटी पे या नहर के किनारे ले जाकर अच्छे तरीके से, तो दाह संस्कार प्रथा में आता है। युगल सावधान के अंदर क्या होता है? लोथल में पति पत्नी को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले थे, याद रख लेना, तो युगल सावधान है। कुछ और चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखने का मन हो, नहीं हो तो आप ये नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नगरों के घर, सड़कें और नालियां एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी, ये पॉइंट है। घरों को गंदा पानी पहले गली की नाली से जाता था, मतलब घर में जो भी गंदा वगैरह पानी था वो नाली के माध्यम से निकाला जाता था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब चीज बता रहा हूँ। इसके बाद यह पानी मुख्य नाली में प्रवाहित होता था, मतलब पहले पतले नाली से निकाला घर से पानी, फिर बड़े वाले नाली में मिल जाता था। सड़कें सीधी होती थी और नालियां भी उन्हें समकोण पर काटती थी। सड़क मान लो सीधा है, नाली भी बगल से होते जा रही है, जहां ये सड़क मुड़ा वहां पर ये समकोण तरीके से काटती थी, और इससे नगर स्वच्छ और व्यवस्थित रहते थे, मतलब गंदगी उंदगी नहीं फैलती थी पहले। तो ये पॉइंट मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता जब था, जब हड़प्पा सभ्यता नगर था, तो उस समय के आपको और बताने हैं नगर। तो एक मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय थी, और मिस्र की सभ्यता थी। जब भारत में हड़प्पा सभ्यता था तो दूसरे देश में ये सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया सर। 10 नंबर का सवाल है कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, जरा बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला याद रख लेना। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी इसका अर्थ होता है। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी भूमि बहुत उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, मतलब मोहनजोदड़ो में बहुत अच्छी कृषि होती थी, खेती होती थी कह सकते हो, है ना, भूमि उपजाऊ थी, और ये सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। इस नगर की खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। आपको पता है कि ये मोहनजोदड़ो के बारे में हम जान रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, रखलदास बनर्जी ने करा था, रखलदास बनर्जी ने करा था। और अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिले तो 1921 में खोज हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। कहोगे ठीक है सर, हमें याद हो गया, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जिसमें खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये जमीन हो गया, और जमीन को आप मतलब खोद रहे हो, खुदाई करा रहे हो कुछ वस्तु पाने के लिए, तो जो खोदने का प्रोसेस है, और खोदने के बाद जो चीज़ मिलता है, यानी खुदाई से कोई चीज़ प्राप्त हम करेंगे ना, तो पुरातत्व कहलाएगा। कहोगे ठीक है। तो पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जिसमें खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब खुदाई के बाद अगर कोई वस्तु हमें मिल गई तो हम उसके बारे में जानेंगे या जानकारी लेंगे, जिससे सब वस्तु हमने प्राप्त कर लिया, तो इन सब वस्तुओं के बारे में हम जानकारी लेंगे, वही पुरातत्व है। इन वस्तुओं के आधार पर प्राचीन मानव जीवन और सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब हम पुरातत्व का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सभ्यता, पुराने लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहली खोज हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी, यानी हड़प्पा की खोज हड़प्पा नामक जगह से ही हुई थी। इस स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपने क्या समझा कि हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता है? सबसे पहला, हड़प्पा नामक जगह पर 1921 ईस्वी में, ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी।
दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, कि हड़प्पा नामक जगह पर हड़प्पा की खोज हो गई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा से निकलती हुई एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी, तो इसी के किनारे ये शहर था, तो आप कह सकते हो इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहोगे, ठीक है। नदी के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ गया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन करें। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या कला थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे लोगों के पास क्या क्या कलाएं थी, लोग क्या बनाते थे, उन सब पे ऊपर सवाल पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला सरल, सुंदर और उपयोगी थी। यहाँ से अनेक मुहरें, मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जैसे मुहर, मुद्राएं, ठीक है। मुद्राएं पहले चलती थी पैसे के रूप में, जैसे आजकल पैसा चलता है तो पहले मुद्राएं चलती थी, मोहर चलता था, ठीक है। तो मोहर और मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिन पर पशु के चिन्ह बने थे। मिट्टी, पत्थर, धातु की लघुत्तरीय मूर्तीय कलाएं उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कि पहले मिट्टी के मूर्ति मिली थी, पत्थर के मूर्ति मिली थी खुदाई के बाद, मोहर मिला, मुद्राएं मिला, ठीक है। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं के रूप में उभर कर बाहर आई थी। पक्की ईंटों से बने भवन मिले थे, सड़क मिले था, है ना। और इन सभी अवशेषों से सिंधु सभ्यता की उन्नत कला का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या कलाएं थी, मोहर, सड़कें, नालिए, है ना, मूर्तियां, ये सब चीजें पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना का वर्णन करना है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका नगर योजना कैसा था। जैसे मान लो आप भारत में रहते हो, आपका एक गांव होगा, तो उस गांव का योजना कैसा है, वो गांव किस तरह से विकसित है, उसमें क्या क्या है। तो उसी तरीके से समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था और ये चलता कैसे था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और योजनाबद्ध थी। नगरों की जो सड़कें थी वो सीधी होती थी। जो नगर में सड़क होते थे वो टेढ़ टर नहीं होते थे, एकदम सीधा, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे जहां काटना होता था तो गोल घुमा के काटती थी, एक बार अचानक नहीं, ठीक है, गोल घुमाकर, ठीक। कहो ठीक है। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। प्रत्येक नगर में उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी। यानी कि जो भी शहर थे, यानी जो भी नगर थे, वहां पर जल निकासी के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। मतलब पहले छोटे नाली, फिर बड़ा नाली, फिर होते हुए वो बाहर चली जाती थी। नगरों को दो भागों में बांटा गया था, उच्च नगर और निम्न नगर। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया था, उच्च और निम्न नगर करके। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये उत्खनन क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन की खुदाई की जाती है। इस खुदाई से प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी कि उत्खनन क्या है, जब आप जमीन की खुदाई करते हो तो उस प्रोसेस को, उस काम को उत्खनन कहा जाता है, ठीक है। इस खुदाई से प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती थी। मतलब जमीन के अंदर से जो चीज निकलती थी तो अनुमान लगता था, लोगों के द्वारा रिसर्च किया जाता था कि पहले लोग रहते थे, ऐसा गांव हुआ करता था, यहाँ पर ऐसे नालियां होती होंगी, ये सब बता देते इतिहासकार। उत्खनन से अभिलेख मिलते थे। अभिलेख मतलब पत्थरों पे खोदे हुए, चित्र बनाए हुए, मूर्ति मिलती थी, सिक्के मिलते थे, भवनों के अवशेष भी मिले। इनके आधार पर पुरानी सभ्यताओं के इतिहास की जानकारी मिली। मतलब कि पहले लोग रहते थे, कोई एक गांव, शहर या मान लो राज्य बसा होगा, तो इस तरीके से लोग बताते थे उत्खनन के माध्यम से। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि, ध्यान से देखो, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों के जैसी थी। मतलब हम लोगों की लिपि क्या है, बोल देते हैं, लिखते हैं। तो पहले के लोग, जैसे हम लोग अब लिखते हैं तो कोई पढ़ लेता है, एक भाषा हम लोग का हो गया है। लेकिन पहले का जो भाषा था वो चित्रों में था। मतलब लोग चित्र में लिखते थे, चित्र बना बना के किसी को कुछ मैसेज देना होता था तो समझाते थे, तो फिगर बनाते थे, एक क ख ग घ अंगा नहीं चलता था। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों जैसी थी, इसलिए इसे चित्र लिपि कहा जाता था। कौन लिपि? हड़प्पा सभ्यता में चित्र लिपि चलती थी। कोई टेक्स्ट नहीं चलता, कोई मैसेज नहीं चलता था, फिगर में बना के लोग मैसेज देते थे। इस लिपि में चित्रों और चिन्हों के द्वारा बातें लिखी जाती थी। चित्र के द्वारा या चिन्ह काट काट के बात लिखी जाती थी। यह लिपि मुख्य रूप से मुहरों पर पाई गई है। मतलब मुहर पर लिखे हुए रहते थे। आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरे तरीके से पढ़ नहीं पाया। समझो कि हड़प्पा सभ्यता में जो भाषा हमें मिला है वो आज तक भाषा को कोई नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो चित्र लिपि थी। चित्र द्वारा या चिन्ह काट काट कर लिख कर लोग बात करते थे। सोचो किस लेवल की पहली, है ना भाई साहब, लोगों के पास दिमाग था। लेकिन आज देख लो। अगला है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विषय में लिखे। मतलब मोहनजोदड़ो में जो एक विशाल स्नानघर था, मतलब नहाने वाला जो बड़ा सा
कह सकते हो कुआं टाइप से बनाया जाता था। चारों तरफ से सीढ़ी होता है उतरने वाला और बीच में पानी भरा रहता था, जैसे तालाब छोटा मोटा पोखरा आप देखते हो उस टाइप से। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना होता था, मतलब हर तरह से सीढ़ियां होती थी चारों तरफ से, ठीक है। चारों तरफ से क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी ऐसे करके, और लोग यहाँ पर पानी होता था, लोग सगरों से उतरते थे, इधर इधर रूम बनाए हुए रहते थे। और ये जो जगह था ये धार्मिक स्नानघर था, धार्मिक स्नानघर, ठीक है। कहोगे ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना हुआ था। यह एक बड़ा और सुंदर स्नानघर था। इसके दोनों सिरों पर पानी से उतरते हुए सीढ़ी बनी हुई थी, मतलब ये दोनों सिरों से हर तरफ से, है ना, सीढ़ी बनी हुई थी, लोग इसमें उतरते थे। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया। यह स्नान के लिए गर्म और ठंडा दोनों प्रकार के पानी उपलब्ध थे, और संभवतः इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। लोग पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं तो वे सब यूज किया करते थे। तो इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज के साथ सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सो इस तरह से आपको कोई नहीं कराएगा, तो मैंने कहा ये नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गाइड ऐप यहाँ रहा, या व्हाट्सएप करके ले सकते हो, या हमारे सौर बैच में आप जुड़ सकते हो। अब ये ऑफर चल रहा है, कॉल करोगे आपको जोड़ दिया जाएगा, या आप व्हाट्सएप करो या जाके डायरेक्ट ले लो। इतना तो आप अब नहीं हो, मतलब उस टाइप से अब तो तेज हो गए हो भाई, तो तुम्हें खरीदने आ जाएगा आराम तरीके से, ठीक है। गधा और बुर्बक वाली चीजें तो आप में है नहीं, तो अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव की क्लास में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।